एक्चुअली ही जेको पीरियड आहे तव्हांजो ॾाढो प्रीशियस पीरियड आहे। हिनखे थोरो लाइट न वठो। ईअं न आहे त इंटरव्यू जी डेट जेका आहे उहा डिले थी आहे त शेड्यूल जेको आहे पोस्टपोन थियो आहे त उनमें तव्हां लेज़ी थी वञो। ही तव्हांजे लाइ अपॉर्चुनिटी आहे। इन शइ खे अपॉर्चुनिटी सम्झो ऐं डेली बेसिस ते स्टडी बि कयो ऐं क्लास बि वठो। ही कमीशनड पोस्ट हूंदियूं आहिनि। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त जेका आहिनि मार्जिन जेको आहे 2 to 300 कैंडिडेट जेके आहिनि जेतिरा बि पास थिया आहिनि उन्हनि मां उहे आउट थींदा इंटरव्यू जे दौरान। उन करे कोशिशि करे पंहिंजे रोज़ाने स्टडीअ खे सम्झो त तव्हांजो सुभाणे जेको आहे इंटरव्यू आहे। ट्राए कयो। जेतिरा असां वटि कैंडिडेट आहिनि उन मां 50% ज्वाइन कनि था। सम्झूं था त कुझु कैंडिडेट जेके हूंदा उहे प्राइवेट जॉब कनि था त उन्हनि जी इवनिंग जो इशू हूंदो, पर एतिरो बि इशू न आहे। क्लास अटेंड करे सघिजे थो। हेडफोन लॻाए क्लास जेको आहे हलंदो, कुझु वेही करे कमु करण वारो उहो बि करे सघिजे थो। हुन सां गॾु ट्राए कयो त अॼु जे ॾींहं खे सम्झो त सुभाणे इंटरव्यू आहे। नहीं, रोज़ाने बेस ते पढ़ो। अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ रोज़ न थियूं आहिनि। कुझु कैंडिडेट तव्हां मां हूंदा जंहिंसां एज जो इशू हूंदो, कुझु कैंडिडेट अहिड़ा हूंदा जिन जा ॿिया इशूज़ हूंदा, त माना ही अपॉर्चुनिटी तव्हां खां मिस न थिए। ऐं जेके 250-300 कैंडिडेट स्किप थियणा आहिनि, इंटरव्यू में आउट थियणा आहिनि, अनफॉर्चुनेटली उन में तव्हां मां कोई बि न हुजणु खपे। छो त तव्हां हिकिड़ी प्रॉपर वे सां तव्हांखे गाइडेंस बि मिले थी त तव्हां उन शइ खे स्टडी कयो। तव्हांजा जेके वीक पॉइंट आहिनि, वीक एरियाज़ आहिनि, उन्हनि खे कवर करण जी कोशिशि कयो। असां जो जेको सीरीज लेक्चर सीरीज़ आहे हिन में असां पास्ट जेके इंटरव्यूज़ थिया आहिनि उन्हनि खे ॾिसूं था त उन्हनि में कहिड़ा क्वेश्चन ऐं कीअं पुछे विया आहिनि। त असांजा कुझु अञा बि लेक्चर हूंदा जिन में असां उहे पास्ट जेके आहिनि उन्हनि खे कंदासीं ऐं देन असांजा मोक इंटरव्यूज़ थींदा। मोक इंटरव्यूज़ में तव्हां खां इंटरव्यू कयो वेंदो। कोशिशि कंदासीं त असां ॿ कैंडिडेट जो डेली ते बेसिस ते इंटरव्यू कयूं, मॉक इंटरव्यू कयूं। त अॼु जी क्लास में असां जेके द क्वेश्चन इज दैट व्हेन पुलिस मार्टियर्स डे ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पुलिस शहीदों का दिन जो है वो किस दिन को मनाया जाता है? वो 4 अगस्त को ओवरऑल पाकिस्तान में पुलिस मार्टियर्स डे, जो जवान पुलिस के शहीद होते हैं ड्यूरिंग देयर सर्विसेज, तो उसको पुलिस मार्टियर्स। Then second question I on 4th August, Federal Cabinet approved a new map of Pakistan in which included which part of the Indian occupied? तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि अभी ऑक्युपाइड है बाय द इंडिया, बट पाकिस्तान ने 4 अगस्त पे इसको इंक्लूड किया था पाकिस्तान के मैप में इन 2022। नतालिया नजम 19 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी गर्ल्स थी जिसने इंडियन प्रोफेसर को बीट किया था। इन विच फील्ड शी बीट द इंडियन प्रोफेसर? तो वो केमिस्ट्री की फील्ड थी जिसमें उन्होंने जो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल है उसकी अरेंजमेंट करनी थी। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, मोस्टली जो अप्रूव्ड एलिमेंट्स हैं।
मोस्टली जो अप्रूव्ड एलिमेंट्स हैं जो आप फर्स्ट ईयर एंट्री की केमिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं, जो पीरियोडिक टेबल्स की हैं, वो 117 समटाइम 119 तक जो है होते हैं। तो एलिमेंट्स थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन हम उस पर फिर बात करेंगे, वो भी थोड़ा पूछा जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह और एलिमेंट एटम तो मैटर। तो वो 2000 सॉरी 19 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी गर्ल्स नतालिया नजम वो थी, और उसका जो कंपटीशन हुआ था इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के अंदर होती है। उसने उस बच्ची ने 2 मिनट्स 42 सेकंड में जो है उसकी कंप्लीट अरेंजमेंट की थी, और उसने विन किया था इंडियन प्रोफेसर से। ये जो है डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उसमें कोविड के दौरान जो स्पेशल असिस्टेंट थे हेल्थ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के, तो उस पे अभी जो है वो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अभी स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ नहीं है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर अलग से होता है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था, इसका अब इतना रिलेशन नहीं है। अगर पूछा जाए कि कोविड के दौरान पीएम का कौन था स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ, तो वो था डॉक्टर फैसल सुल्तान। करंट हिजरी ईयर कौन सा है अब जो चल रहा है, तो ये जो अब करंट हिजरी है वो 1446 है। टाइगर फोर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अगस्त 2020. Tiger Force also relate to the PTI, and they celebrated the Tiger Force Day in 9 August 2020. Deepest place of Earth. Which is the deepest place of Earth? जीके से क्वेश्चन है। मेरेना ट्रंच जो है वो डेड सी के अंदर है, एक डीपेस्ट प्लेस है, और डेड सी जो है वो लोएस्ट प्लेस में आता है। अगर लोएस्ट प्लेस की बात की जाए तो वो सी में डीपे डेड सी है, जो इसराइल जॉर्डान के वेस्ट बैंक पे है। और लेक असिल जो है वो लोएस्ट प्लेस है बिलो दी सी लेवल। डीपेस्ट प्लेस में जो मैरियाना ट्रंच है वो पैसिफिक ओशन में, और वो 36,200 फीट जो है वो अर्थ सरफेस से बिलो है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पूछा जाए कि अर्थ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के बारे में, तो वो केटू जो है वो पाकिस्तान की हाईएस्ट पॉइंट है। वर्ल्ड वाइड दुनिया की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और चाइना दोनों में उसके रेंजेस आती हैं। लॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ वर्ल्ड अगर पूछी जाए तो लॉन्गेस्ट जो है वो है नील रिवर। नील रिवर 11 कंट्रीज से गुजरता है, और उसके पूरे जो राइट्स हैं वो नील क्योंकि जाकर मिस्र से समंदर में सी में जो है वो खत्म होता है, तो इसलिए जहां भी जो भी रिवर दुनिया के अंदर होगा, उसकी जो लास्ट वाली पॉइंट होगी जहां पे वो जाकर खत्म होगा, उसका पानी जो है आउटफ्लो ऑफ दी दैट रिवर इन विच प्लेस और विच लोकेशन, तो उसकी जहां पे भी आउटफ्लो करेगा वो, उस आउटफ्लो वाले एरिया के पास उसके पूरे राइट्स होते हैं। नील रिवर 11 मुल्कों से गुजरता है, मगर उसके पूरे जो राइट्स हैं वो मिस्र के पास हैं, इजिप्ट के पास है, क्योंकि उसका आउटफ्लो जो है सी में जो है वो मिस्र में होता है, इजिप्ट में होता है, इसलिए नील रिवर को इजिप्ट का रिवर भी माना जाता है। हालांकि ये 11 10 और मुल्कों से गुजरकर इजिप्ट में दाखिल होता है।
इसी तरीके से लार्जेस्ट पॉइंट्स और शॉर्टेस्ट पॉइंट्स, डीपेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, ये जीके में से पढ़ लेना, क्योंकि इन पे जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन से कभी कभी पूछ लेते हैं। सेक्रेटरिएट हम जो है वो रिपीट हुआ है क्वेश्चन उस पे। सार्क के ऊपर, सार्क को हम डिस्कस करके आए थे पूरा, कि कहाँ बनी, और अब उसका जो है वो हेड वो कौन है, वो कहाँ का है, और उसकी जो है सेक्रेटरिएट जिसे हम कहें हेड क्वार्टर, तो वो कहाँ पे, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करके आए हैं प्रीवियस में। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सजेस्टेड बाय पाकिस्तान, जो स्टैंडर्ड टाइम है पाकिस्तान का, वो किसने सजेस्ट किया था, वो थे प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। उन्होंने सजेस्ट किया था पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम। ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, ओल्डेस्ट बैराज जो है पाकिस्तान का वो सखर बैराज है। और सखर बैराज का दूसरा नाम क्या है, ये आप मुझे चैट में बताना। जिस तरीके से हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए कि ओल्डेस्ट नेम ऑफ कोटड़ी बैराज और इन अदर नेम ऑफ कोटड़ी बैराज, तो वो था गुलाम मोहम्मद बैराज। और हमने वो भी डिस्कस किया था कि गुलाम मोहम्मद बैराज जो है 1955 में उसका स्टार्ट हुआ फिलोना, और उसका जो है सर्विसेज उसके ऊपर जो रोड की वो भी स्टार्ट हुई 1955 में। और गुलाम मोहम्मद ने उसका क्योंकि अनाउग्रेशन की थी, इसलिए उसको गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है, जो सेपरेट करता है जामशोरो एंड हैदराबाद को। 44 गेट्स हैं उसके। सिंध के 3 बैराजेस हैं। बैराजेस कहाँ पे कहते हैं, दरिया के ऊपर कोई पुल हो, वहां पे गेट हो, और वो गेट से वो पानी को रोक सकें, और उसकी दोनों साइडों से जो है केनाल निकले, तो उस प्लेस को टर्म दिया जाता है बैराजेस, बैराज। तो सिंध के 3 बैराजेस हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में अभी जो है वो 19 बैराजेस हो चुके हैं। और बहुत जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन, उनकी लिस्ट मैंने दूसरी स्लाइड में दी है, उनको आप थोड़ा सा देख देना। ओल्डेस्ट बैराज जो होगा वो है सखर बैराज, और सखर बैराज का जो है दूसरा नाम क्या है, ये आप जो है चैट में मुझे बताएं। गौतम दास, वेरी गुड। लियॉर्ड बैराज, वहां पे लियॉर्ड, लियॉर्ड जो था कैप्टन था, और वहां पे उसने एक लाइब्रेरी भी बनाई थी, और वहां पे उस लाइब्रेरी का नाम भी लियॉर्ड लाइब्रेरी दिया था उन्होंने। तो सखर बैराज, कोटड़ी बैराज, गुड्डू, गुड्डू फर्स्ट पे उसके बाद सखर, सखर के बाद कोटड़ी बैराज। 3 बैराजेस जो है वो सिंध में है, इंडस के ऊपर, और बाकी उसके ऊपर आगे हैं। और इसकी जो सखर बैराज है वो 1932 में कंस्ट्रक्ट हुआ, कोटड़ी बैराज 1955 में, और गुड्डू बैराज 1962 में स्टार्ट हुआ। वापडा एस्टेब्लिश, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का जो है एम्बेसडर पाकिस्तान का जो है वो करंट मुनीर इकराम है, करंट एम्बेसडर। उससे पहले जो थी वो मलिहा लोधी थी, पाकिस्तान की एम्बेसडर टू द यूएनओ। वापडा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन February 22, 1958। इसी तरीके से इनके भी थोड़े से कर दें याद। पीटीवी November 26, 1964 में इस्टेब्लिश हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है जुलाई 1948 को, इसलिए 1 जुलाई को वो छुट्टी भी करते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग का ईयर भी 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। सुई सुदरन गैस कंपनी 1955 में स्टार्ट हुई। लॉन्गेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मोटरवे है वो है M8। M8 जो मोटरवे है वो रतेदेरो से ग्वादर तक जाता है, उस मोटरवे को कहते हैं M8 मोटरवे। अगर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें तो वो है N5। N5 जो है वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे।
जो कराची से पेशावर तक जाता है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कराची से पेशावर तक, और लॉन्गेस्ट मोटरवे जो है वो रत्तेदेरो से ग्वादर। लोएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सी है? जैसे हमने कहा कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की जो लोएस्ट पॉइंट है वो है डेड सी, इसराइल और जॉर्डान उसके किनारे पे है डेड सी के। और जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान है वो कौन सी है? उसे कहते हैं सर क्रीक पॉइंट। यहाँ वो लोकेट करती है नियर ठट्टा। ये बिराचिस हैं जो कॉमन ज्यादा जन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। चश्मा बिराज इंडस रिवर पे 1971 में बना। गाजी ब्रोथा बिराज। अच्छा, जो न्यूएस्ट बिराज है, जैसे ओल्डेस्ट बिराज की हमने बात की कि ओल्डेस्ट बिराज जो है वो सखर बिराज है, तो न्यूएस्ट बिराज जो है वो गाजी ब्रोथा बिराज है, जो डिस्प्यूटेड था, वो उस पे इंडस पे बनाया गया। जनाह बिराज भी इंडस पे है और वो 1946 में बना आफ्टर दी पाकिस्तान। रसुल बैराज 1968 में झेलम के ऊपर है। तोसा बैराज इंडस के ऊपर है 1958 में। ट्रेमू बैराज चुनाव के ऊपर है 1939 में बना। गुड्डू बैराज 1962 में। कोटड़ी बैराज 1955 में। और सखर बैराज 1932 में। लेंथ आप याद ना भी करें, सिर्फ जो शॉर्टेस्ट लेंथ थे और हाई लॉन्गेस्ट लेंथ थे उन वालों को याद कर देना। सिंध के अंदर कितने बिराजे हैं, टोटल कितने बिराजे हैं, ये थोड़े से याद कर लेना। ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट को याद कर देना। अदर नेम जो है बिराजेस के ऑलमोस्ट जो सिंध के कोटरी और सखर पे पूछे जाते हैं वो याद कर। क्वेश्चन, हाउ विल यू मैनेज एक्सीडेंट पेशेंट 60 ईयर ओल्ड अनकॉन्शियस? तो मैनेजमेंट के हवाले से जब हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका जो काज है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज उसमें लगी हुई है तो वो उसको रिमूव करेंगे, और देन फर्स्ट पॉइंट जो हमारी इनिशियल पॉइंट होगी वो हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो एयर वे है एबीसी वो देखेंगे। एबीसी के बाद हम जो है पेशेंट की जो ब्लीड हो रही है, एक्सीडेंट पॉइंट है जहां पे उसको इंजर्ड हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो उसको करेंगे। जब अगर हम पहले सबसे पहले ब्लीड के पास जाएंगे कि ब्लीडिंग को स्टॉप करें या वुंड को ड्रेसिंग करें, ट्रॉमा जो साइट है उसको सेव करें, तो इससे पेशेंट अगर सांस ना ले और उसकी चॉकिंग हो जाए पेशेंट की, या कोई चीज उसको जो है वो अड़ जाए गले में, तो उसकी सांस नहीं होगी, और जब वो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा तो आप भले ब्लीड बंद भी करें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका डेथ हो जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एबीसी उसकी जो है वो मैनेज करनी है। एबीसी के बाद आप आएंगे कहाँ पे, जहाँ पे ट्रामा हुआ है पेशेंट का, जहाँ पे वूंड है, जहाँ से ब्लीड हो रही है, तो आप ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, प्रेशर देंगे। और उसके बाद अगर आप की टीम है तो आप टीम को बुलाएंगे। अगर आप आउट ऑफ हॉस्पिटल हैं तो फिर ये क्वेश्चन जो है रिलेट करता है आपसे हॉस्पिटल के अंदर जब हैं आप। ठीक है, अगर पेशेंट की ब्रीथिंग का इशू है तो आप ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। अगर उसकी टंग जो है वो चॉकिंग हो गई है, कोई चीज चॉक कर गई है, तो चॉकिंग को रिमूव करेंगे। अगर पेशेंट की पल्स जो है वो ठीक मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे। अगर फीबल है फिर भी आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप जो है वो पेशेंट को फ्लूइड देंगे। फ्लूइड रिप्लेस देने से उसका क्या होगा, जितना लॉस हुआ है ब्लड वॉल्यूम का उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। देन आप जाएंगे कि अगर ज्यादा लॉस हो गया है ब्लड तो फिर उसका ब्लड अरेंज करवाएंगे। ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स देंगे अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स की देने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी पल्स रेट जो है वो ब्रेडी में है तो आप उसे क्या देंगे, तो आप उसको लाइफ सेविंग ड्रग्स देंगे। अगर नहीं है तो आप उसको मैनेज करेंगे उसके वूंड की तरफ। न्यूरोलॉजिकल अगर उसका इम्पेयर देखेंगे, अगर वो है तो जीसीएस उसका कैसा है, वेंट पे लेकर जाने की जरूरत तो नहीं है, तो उस चीज को मैनेज करेंगे। देन जब डायग्नोस हो जाएगा प्रॉपरली, पेशेंट का वूंड मैनेज हो गया, उसके बाद आप जाएंगे उसके
पेन किलर के वो देंगे, और उसके बाद जो है एंटीबायोटिक्स देंगे। जो भी चीजें उसकी हुई हैं वो आपको डॉक्यूमेंट करनी है। इसी तरीके से जैसे हमारा कोर्ट की टीम होती है, कोर्ट बिल्यू की टीम होती है, अदर कोर्ट की टीम होती है, उसका असाइन किया हुआ है वर्क के कौन सा बंदा जो है वो उसका ड्रग्स देगा, कौन सा बंदा असेस करेगा, कौन सा बंदा जो होगा वो तो उसकी सीक्वेंस। तो आप सिंपल इसका जो क्वेश्चन जवाब होगा वो आप उसको बताएंगे कि सबसे पहले एबीसी हम मैनेज करेंगे, एबीसी मैनेज करने के बाद जो है वो हम पेशेंट की वुड साइड को करेंगे। अब कह रहे हैं कि अनकॉन्शियस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या आ गया, ओल्ड है और अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस है तो आप उसके क्या कहें देखेंगे, रेस्पिरेशन हो रही है, जो है उसकी पल्स रेट कैसे है, ब्लड प्रेशर कैसे, आप उन चीजों को मैनेज करेंगे सबसे पहले। टीटी वैक्सीन का शेड्यूल दो दो जो है वो पार्ट में होता है। एक तो होता है जो बच्चा होता है उसकी ईपीआई के शेड्यूल में जो वैक्सीनेशन होती है। अगर आपने आप में से किसी ने ईपीआई का उसमें काम कर रहे हैं तो आप ज्यादा इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। अदरवाइज जो एज ए नर्स आपको जवाब देना है वो ईपीआई के शेड्यूल से जो है जवाब देना है, जो डब्ल्यूएचओ का शेड्यूल है। तो मोस्टली 3 भी शेड्यूल होते हैं और 5 भी शेड्यूल में होते हैं इसके डोजेस। तो मेन जो डोजेज हैं वो इसके 3 है। जब वो प्राइम डोज जो होगा, फर्स्ट डोज आप 6 वीक ऑफ एज पे, देन फॉर आफ्टर 6 वीक, 4 वीक मीन्स 10th पे देंगे, 10th वीक ऑफ लाइफ पे। जो फर्स्ट डोज दिया है उसके 4 हफ्ते बाद देना है। देन बूस्टर जो होगा वो सेकंड ईयर ऑफ लाइफ में, मीन्स 12 to 23 मंथ ऑफ एज में आप उसको बूस्टर देंगे। देन इसके बाद भी बूस्टर दिए जाते हैं, ठीक है। 1 ईयर में, फिर 2 ईयर में, फिर 4 ईयर में, इस तरीके से भी बूस्टर को लेकर जाते हैं। तो इसके मेनली आप डोज याद कर दें, 3 होते हैं शेड्यूल में, 6 वीक, 14 वीक, देन 1 ईयर ऑफ लाइफ। अगर प्रेग्नेंट की बात करें तो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं उसमें फर्स्ट डोज जो होता है जैसे इन प्यूबर्टी दिया जाता है। अब जो शेड्यूल है, जब प्यूबर्टी में आते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उसके बाद जो है एक डोज देते हैं इसका टीटी का। देन उसको फिर जब प्रेग्नेंट होती है तो 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी उसमें, अगर आपने नहीं दिया प्यूबर्टी में तो एंटीनेटल में जैसे प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें देंगे फर्स्ट डोज। देन जो है फर्स्ट डोज के 4 हफ्ते बाद दूसरा देंगे। उसके बाद फिर 6 मंथ्स में, आफ्टर 6 मंथ जो है वो TT2 देंगे। और भले डिलीवरी हो जाए उसके बाद आफ्टर 1 ईयर जो है वो थर्ड डोज देंगे। इसके बाद लाइफ टाइम टीटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड चेन प्रॉपरली मैनेज नहीं होती, मेंटेन नहीं होती, और वो इफेक्टिव इतना ड्रग्स नहीं होती, तो रिलाई नहीं करते। इसलिए हर प्रेगनेंसी में जो है वो वुमेन को टीटी के डोज दिए जाते हैं। होपिंग कफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ whooping कफ, सिंपल जवाब देना है आपने। जब पूछा जाए कि वो व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ whooping कफ, देन आप देंगे कि बोर्डटेला परट्यूसिस। ठीक है, नॉलेज के लिए आप याद कर लें कि whooping कफ जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। स्नीजिंग कफिंग के थ्रू जो है वो टिनी ड्रॉप जो है वो ड्रॉपलेट एयर में जाएंगे और दूसरे जो है नॉर्मल बच्चे को भी लगेंगे। तो एक तो इसका मूड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ड्रॉपलेट है, और उसके अलावा इसका इन्फेक्शन जो है वो पैथोजन वो बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया कौन सा है, बोर्डटेला पर्ट्यूसिस है। इसलिए हुपिंग कफ का दूसरा नेम जो है वो पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब बाउट ऑफ कफ्स जो होती हैं वो परसिस्टेंट कंटिन्यूअसली चलती हैं, एक बार खांसी आ जाए वो खांसी कंटिन्यूअसली चलेगी। अच्छा, फिर बच्चा जो है वो या बड़ों को भी जब होता है तो वो खांसता रहेगा कंटिन्यूअसली। जब कंटिन्यूअसली खांसेगा, खांसी चलेगी, तो फिर क्या होगा, उसके टिप ऑफ नोज और लिप्स जो है वो ब्लैक हो जाएंगे। क्यों, साइनोस होना होंगे एट द मोमेंट ऑफ कफिंग बाउट्स। ठीक है, तो इससे हम जानेंगे कि इसको जो कफ है वो पर्ट्यूसिस की है। और पर्ट्यूसिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, क्लेरिथ्रोमाइसिन।
क्लेरिटेक, क्लेरिसिट, ठीक ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। ये फिर भी 14 डेज तक इसका जो है वो इन्फेक्शन चलेगा, कफ चलेगी, मगर वो जब उसका प्रॉपर जब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, तो वो कंट्रोल हो जाएगा और वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं होंगी। न्यूनेटल टेटनस, इसके जो है असाइनमेंट जो दी थी उसमें भी उन्होंने शेयर किए हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है उसका 4 to 14 डेज। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर दूं कि कौन सी, जैसे हमने कहा हाइड्रोफोबिया होता है किसमें, डॉग बाइट, रेबीज में, रेबीज वायरस था वो पूरा डिस्कस कर दिया था। तो टेटनस में क्या होता है, फोटोफोबिया होता है, इसलिए डार्क में। जब बच्चों की बात कर रहे हैं हम न्यूनेटल टेटनस की, तो बच्चों में उसका इतना फोटोफोबिया का इफेक्ट नहीं होता, मगर स्टिमुलाई का इफेक्ट होता है। वैसे टेटनस का पेशेंट हो तो उसको नॉइस फ्री इन्वायरमेंट देना है, लाइट फ्री डार्क जो है वो रूम में रखना है, और स्टिमुलाई जो है उसको नहीं देना। तो बच्चों में जो इनमें से तीनों चीजों में कॉमन होती है जिससे टेटनस फिट्स जो है ट्रिगर होते हैं, वो होता है टच। लाइट का और नॉइस का इतना इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि उनके हवास इतने एक्टिव नहीं होते। वो ट्रांसमिट क्यों होता है, ट्रांसमिट होता है अम्बलाइकस से, या फिर उसको जो अम्बलाइकस को वूंड को जो लगेंगे टॉवेल्स, हैंड्स जो कंटामिनेटेड होंगे, अनस्ट्राइल होंगे, तो उस वजह से इसकी ट्रांसमिशन होती है। कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स टाइप्स, ये न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है। जो कॉमन न्यूट्रिशन हम लेते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, मोस्ट कॉमन जो है 4 कंपोनेंट होते हैं। वन कंपोनेंट ऑफ देम इज न्यूट्रेंट फ्री, उसमें न्यूट्रेंट नहीं मिलते हमें, उसे विटामिन कहेंगे। ठीक है, तो तीन जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रिशन के, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज मिलती है पर ग्राम से, प्रोटीन से भी 4 कैलोरीज पर ग्राम से मिलती है, और जो है वो फैट से 9 कैलोरीज मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स टाइप, इसकी टाइप्स में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है उसके मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगो, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, ट्रेटा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, ये सीक्वेंस है। मोनो का मतलब होता है सिंगल एक, डाई का मीन्स डबल, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब कुछ मिल जाए। इनमें से जो है वो 3 4 5 6 जितने भी मिले उनको ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। पॉलीसेक्राइड जो होती है वो लार्ज चेन होती है, वो थाउजेंड्स में हो सकती है, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स मोनोमालिक्यूल्स मोनोसेक्राइड्स के मिलेंगे। और सिंपलेस्ट मालिक्यूल जो होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसे क्या कहेंगे, सेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से अगर फैट के देखेंगे तो होंगे लिपिड्स और ग्लाइसरोल्स, प्रोटीन के अमाइनो एसिड, फिर वो मिल के बनेंगे। टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड व्हाट विल सी इन द टेस्ट, वो कौन सी टेस्ट होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और उसमें क्या क्या देखा जाता है। तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंस एक्सरे टेस्ट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इज मेमोग्राम, मींस मेमोग्राफी। मेमोग्राम के थ्रू मेमोग्राफी की जाती है। वो एक्सरेज होता है ब्रेस्ट का, जिसके थ्रू स्क्रीन किया जाता है कि आइदर वहां पे कोई लंप, कोई जो है मास वगैरह तो नहीं है। तो मेमोग्राम के थ्रू मेमोग्राफी की जाएगी उस ब्रेस्ट कैंसर की टेस्ट के लिए। नंबर 1, उसमें देखा क्या जाएगा, एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट की जाएगी, लंप है कोई, मास है कोई, तो वो जो है वो एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट होगी उसमें। अगर फर्दर फिर जाएंगे
अगर एक्सरे में मेमोग्राफी के थ्रू देखा गया है कि लंप है, कोई मास है, तो फिर उसकी कैंसर की डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी की जाएगी और कैंसरस सेल को डिटेक्ट किया जाएगा थ्रू द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ बायोप्सी। बायोप्सी में उसके मास और वो टिश्यूज जो हैं वो लिए जाएंगे, सेल एंड टिश्यूज ऑफ दैट मास, और उसको फर्दर माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू डिटेक्ट किया जाएगा कि आइदर वो कैंसरस है और वो, तो कैंसर क्या होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूप्लाज्म। ठीक है, न्यूप्लाज्म को कैंसर का दूसरा मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे, न्यूप्लाज्म। और फिर उसमें बेनाइन और मेलेग्नेंट होते हैं। बेनाइन जो होता है वो कैप्सुलेटेड कैंसर होता है। उस कैंसरस जो टिश्यू और सेल होते हैं वो फर्दर मेटास्टेसिस नहीं होते। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि नॉर्मल टिश्यू में कैंसरस सेल का ग्रोथ होना। ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, स्प्रेड ऑफ कैंसर को क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस। अगर पूछा जाए कि व्हिच टर्म इज यूज्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ कैंसर, तो उसको मेटास्टेसिस। यहाँ पूछा जाए कि मेलेग्नेंट और बेनाइन के अंदर ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, आगे दूसरे हो सकता है लेक्चर में होंगे तो उससे स्किप कर देंगे। मेलेग्नेंट और बेनाइन, बेनाइन कैप्सुलेटेड होता है, जहां पे होता है उस वहां पे ही उसकी ग्रोथ होती है। एक्चुअली होता क्या है कैंसर में, जो सेल होते हैं उसकी प्रोलिफरेशन में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, प्रीमेच्योर होंगे, इमेच्योर होंगे, ओवर ग्रोथ होंगे। हाइपरट्रॉफी होगी और हाइपरप्लेजिया होगा। हाइपरट्रॉफी में सेल की साइज बढ़ जाएगी, हाइपरप्लेजिया जो है उसमें नंबर ऑफ सेल, इमेच्योर सेल भी बढ़ जाएंगे और उनकी साइज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इमेच्योर भी होंगे, साइज भी उनकी बड़ी होगी, तो इस वजह से वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जो मेलेग्नेंट होगा उसमें मेटास्टेसिस होगी, उसका स्प्रेड होगा, नॉर्मल में बढ़ेगा। जो बेनाइन होगा वो कैप्सुलेटेड होगा, वो अपने महवर से जहां पे हुआ है उस कैप्सूल से बाहर दूसरे सेल्स को नहीं करेगा डैमेज। दूसरी बात, हम ट्रीट कर सकेंगे थ्रू दी रेडियो थेरापी, जो एक्सरेज हैं उसके थ्रू उसको, एक तो सर्जरी करेंगे, सर्जरी के बाद रेज देकर वहां पे उसको खत्म किया जाएगा। मगर मेलेग्नेंट जो होगा उसको हम इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, वो मोर डेंजरस होता है एज कंपेयर टू बेनाइन। तो जब ब्रेस्ट कैंसर की बात आ गई, कीमोथेरापी इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, अब थोड़ा सिंपल इनकी चीजें आप और भी देख लेना जो इस पे कैंसर के बारे में, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो इतना डीप नहीं जाते, कभी कभी हम खुद फंस जाएं अपने कुछ जवाब में, तो वो डीप पूछते हैं, अदरवाइज वो सुपरफिशियल जो है वो पूछते हैं। इस पे और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड पोइट ऑफ 7 लैंग्वेजेस। हफ्ते जुबान जो है वो शायर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सचल सर मस्त को। 7 लैंग्वेज में उसने पोइट्री की, मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री इज इन सराइकी। ठीक है, सचल सरमस्त हाफिज कुरान थे, आलिम दीन थे। फिर हमने ऐसा एक रविश डाल दी है सिंध में कि सबको बुजुर्ग जो है बना के फिर उसको वली बना दिया है, और मिन्नतें मांगने की हद तक उन्होंने उनको जो है वो अ, हमने कर दिया है। एक्चुअली दीज पीपल आर दी रेवोल्यूशनरी पीपल्स, शाह इनायत, मखदूम बिलाल, सचल सरमस्त, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, वो उनकी इनकलाबी एक सोच थी और रवादारी की जो सोच थी, लोगों को यूनाइट करना और मोहब्बत का पैगाम और फिलॉसफी थी। ठीक है, तो सचल सरमस्त के जो पोइट हैं वो सूफी पोइट हैं, और उसकी दराजा में खैपुर डिस्ट्रिक्ट के जो है वो दराजा टाउन में उनकी दरगाह है। बार्न उनका 1739 दराजा शरीफ में ही हुआ, और डाइड हुए वो अप्रैल 11 1827 वही दराजा ही शरीफ में, और वो मदफून भी वहां पे हैं, उनकी मज़ार भी वहां पे हैं। इनके पेरेंट्स जो थे मियाँ सलाहुद्दीन, इसके फादर थे, और इनका जो लिरिक पोइट्री इनका मेन इंटरेस्ट था, नोबेल आइडिया उसकी पोइट्री में, सूफी पोइट्री, सूफी फिलोसफी, सूफी म्यूजिक थे।
व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फेज महल? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फेज महल, इट मीन्स एनी, आप इसमें पॉइंट बता दें कि फेज महल की हिस्ट्री क्या थी। फेज महल बनाया गया था सुवेरियन, एक कोर्ट थी उनकी, रॉयल कोर्ट, उस उसके लिए। आप इसे डिटेल में थोड़ा सा कर सकते हैं कि फेज महल जो है। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस में इस पे,